हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट और ये चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है क्रॉप, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप, स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसमें आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज एंड फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ जो कि है क्रॉप। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्रॉप्स होते क्या हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it's called a crop. जब एक ही काइंड के पौधों को एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे लगाया जाता है उन्हें हम क्रॉप बोलते हैं। क्या होता है क्रॉप? जब एक ही टाइप के पौधे, एक ही प्रकार के पौधों को हम एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पे लगाते हैं तो उसे हम क्रॉप्स बोलते हैं। अब हम सबको पता है जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उन्हें हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप। तो क्या होते हैं खरीफ क्रॉप्स? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। एंड इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? तो वो होता है फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं रबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है उन्हें रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एंड विंटर सीजन कब होता है? तो वो होता है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अब रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी एटसेट्रा। अब एक और टाइप की क्रॉप्स होती है जिन्हें हम ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं। ज़ैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम मेनली समर सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे वाटरमेलन होता है। ब्रॉडली तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, बट एक और टाइप होता है जिसे हम ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है एंड रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है एंड ज़ैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें समर सीजन में ग्रो किया जाता है। अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स इमेजेस के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए ये है खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स एंड ये रबी क्रॉप्स के। खरीफ क्रॉप्स में आते हैं राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंड नट, कॉटन एटसेट्रा। उसी तरह से रबी क्रॉप्स में आते हैं वीट, ओट, मस्टर्ड, आलमंड एटसेट्रा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है स्टेप्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते क्या हैं। जब फसलों की खेती की जाती है ना तो उनमें किसानों द्वारा एक टाइम पीरियड तक कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है, उन एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अब फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें क्रॉप्स लगाने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग और प्लोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं? इसमें हम टिलिंग करते हैं। अब टिलिंग होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। टिलिंग में क्या करते हैं? जो सॉइल है उसे लूज किया जाता है, उसे हम टिलिंग बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम टिलिंग क्यों करते हैं, क्यों हमें टिलिंग की नीड होती है। चलिए देखते हैं क्यों हमें टिलिंग की नीड होती है। इट इंक्रीजेज द फ्रेंडली वर्म्स एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल। टिलिंग से क्या होता है? जो हमारी सॉइल में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड फ्रेंडली वर्म्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इन लूजन सॉइल इट इज़ ईजी टू प्लांट टू ब्रीथ थ्रू पोरस सॉइल। एंड जब हम टिलिंग करते हैं तो उससे जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं, ईजीली वो ब्रीथ कर पाते हैं। इट किल्स द वीड्स। जब हम टिलिंग करते हैं उससे जो वीड्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं? तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खुद ही ग्रो करते हैं सॉइल में, तो उससे वीड्स भी किल हो जाती है। एंड इट ब्रिंग्स फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू अपर पार्ट ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं टिलिंग की वजह से वो सॉइल के अपर पार्ट में आ जाते हैं। एंड डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इन द सॉइल। और जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल के डीप तक जा पाते हैं। अब जो ये
सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं बाय टिलिंग और प्लोइंग, ये तो हम खुद हाथ से नहीं कर सकते, इसके लिए तो हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो ये हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लो, हो और कल्टीवेटर। जो प्लो होता है ये वुड का बना हुआ होता है एंड इट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। उसी तरह से जो हो होता है इसमें एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट इसके वन एंड पे कनेक्ट होता है एंड इट वर्क्स लाइक ए ब्लेड। उसी तरह से जो कल्टीवेटर होता है, व्हेन प्लो इज अटैच्ड टू ट्रैक्टर देन इट इज कॉल्ड अ कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर होता है वो मॉडर्न टेक्निक है जिससे हम टिलिंग और प्लोइंग करते हैं। इससे जो होता है टाइम एंड लेबर सेव होता है। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। सोइंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल। जब हम सीड्स को सॉइल में पुट करते हैं तो उसे हम सोइंग कहते हैं। अब सोइंग के भी मेथड्स होती हैं। पहला है ट्रेडिशनल टूल एंड सेकंड वन इज सीड ड्रिल। पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल टूल के बारे में। द टूल यूज traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. क्या मतलब है इसका? जो ट्रेडिशनल टूल होता है वो एक फनल की शेप का होता है और उसमें सीड्स को फिल किया जाता है, उस फनल में सीड्स को फिल किया जाता है और जो वो फनल होता है उसके नीचे 2 और 3 पाइप्स कनेक्टेड होते हैं उन पाइप्स के शार्प एंड्स होते हैं। जब हम उस फनल में सीड्स को डालते हैं तो वो सीड्स उन पाइप्स के थ्रू पास होते हैं एंड सॉइल में प्लेस होते हैं। उसके बाद सीड ड्रिल है। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using seed drill saves time and labor. आजकल के दिनों में सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। सीड ड्रिल को हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल की मदद से जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल डेप्थ पे सो किए जाते हैं और जो सीड ड्रिल है फिर हम सीड्स को सीड ड्रिल की मदद से कवर भी करते हैं सॉइल से, जिससे क्या होता है जो बर्ड्स होते हैं वो फिर सीड्स को खा नहीं पाते हैं। जो सीड ड्रिल होता है उससे भी टाइम एंड लेबर बचता है। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर ऐड करना एंड फर्टिलाइज़र ऐड करना। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये वो सब्सटेंसेस होती है जिन्हें हम सॉइल में ऐड करती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स ताकि हमारी जो प्लांट्स होती हैं वो हेल्दी ग्रो कर सके, उनकी अच्छे से ग्रो हो सके। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है? मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइज़र क्या होती है? तो देखते हैं हम इनके बीच का डिफरेंस। फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइज़र क्या होती है? ये मैन मेड होते हैं, बट जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फर्टिलाइजर्स को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? तो इन्हें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट जो मैन्योर होते हैं वो बहुत अच्छा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बट जो मैन्योर होता है वो थोड़े कम होते हैं, वो मतलब दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एट्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करती है, बट जो मैन्योर होते हैं इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे क्या होता है? इट हार्म्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड ऑल्सो कॉज हेल्दी इश्यूज इन पीपल कंज्यूमिंग द क्रॉप। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे क्या होता है? जो हमारी सॉइल में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेंडली वर्म्स होते हैं, उनसे वो अफेक्ट हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है, बट जो मैन्योर है उनसे कोई भी हार्म उन्हें काज नहीं होता है।
जो फर्टिलाइज़र होते हैं उससे सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव नहीं होता है, बट जो मैन्योर होता है उससे सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है एंड एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। उसी तरह से मैन्योर के एग्जांपल्स है काउडंग एंड वर्मी कंपोस्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो क्या होता है इरिगेशन? क्रॉप्स को टाइम टू टाइम पे वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। तो अब इरिगेशन की नीड हमें क्यों होती है? वाटर इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। पहला ही हमें वाटर की नीड क्यों होती है? बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, सीड की ग्रोथ के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होती है तो उससे क्या होता है, वो प्लांट के हर किसी पार्ट में पहुंच पाते हैं। वाटर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। एंड सबसे मेन थिंग है, जो प्लांट्स होती है उन्हें वाटर किस लिए चाहिए होता है? फूड बनाने के लिए। हमें पता है प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। अब जो इरिगेशन है उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में आती है मोट, चेन पंप, डेकली एंड राहत सिस्टम। ये देखिए, ये इरिगेशन की कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ये है राहत सिस्टम, ये है चेन पंप सिस्टम, ये है देखली सिस्टम एंड दिस वन इज मोट, और जिसे हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। अब उसके बाद इरिगेशन के कुछ मॉडर्न मेथड्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मॉडर्न मेथड्स पे स्विच करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब ड्रॉबैक्स कैसे थे? सबसे पहले तो लेबर बहुत ज़्यादा लगता था और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था, और इससे पानी की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम मॉडर्न मेथड्स के ऊपर स्विच कर गए। तो सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, उसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। When water flows through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम? इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसा कि आपके खेत के बीचों बीच एक बड़ी सी मेन पाइपलाइन होती है। अब इसी पाइपलाइन पे परपेंडिकुलर कई सारी पतली पतली लाइंस होती हैं, ऐसे करके कई सारी पतली पतली लाइंस होती हैं। ये सारी पाइपलाइंस आपके खेत में अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, और इन सभी पाइपलाइंस पे क्या लगे रहते हैं? रोटेटिंग नोजल्स। ऐसे करके रोटेटिंग नोजल्स लगे रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही पानी इस मेन पाइपलाइन में आएगा प्रेशर के साथ, तो क्या होगा, ये जो पतली पतली लाइंस है वो इन पतली पतली लाइंस में जाएगा और इन रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा? जैसे बारिश होती है, बारिश की तरह वो पूरे खेत में फैल जाएगा। आई होप स्प्रिंकलर सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर अनइवन लैंड। एंड इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता है। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक पाइप होती है। ये जो पाइप है, यहाँ पे जो प्लांट्स लगे रहते हैं वहाँ पे इस पाइप में होल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके होल्स होते हैं इस पाइप में। तो क्या होता है, जैसे ही पानी प्रेशर के साथ आता है इस पाइप में, तो इन होल्स के थ्रू बाहर निकलता है। वहाँ पे प्लांट्स के रूट्स भी होते हैं, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स तक पहुँचता है। तो फिर क्या होता है, इससे जो वाटर की वेस्टेज है वो भी कम हो जाती है। यह है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड यह है स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद फिफ्थ आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वीड्स होते क्या हैं, व्हाट आर वीड्स।
Undesirable plants may grow naturally along the crop. These undesirable plants are called weeds. तो वीड्स क्या होती है? ये अनडिजायरेबल प्लांट्स और अनवांटेड प्लांट्स होती हैं जो कि क्रॉप में नेचुरली ग्रो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब जिस प्रोसेस से हम वीड्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वीडिंग क्यों ज़रूरी है, हमें वीडिंग क्यों करनी चाहिए? वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of crop. क्या होता है जब हमने क्रॉप लगाया तो उसमें वीड्स नेचुरली ग्रो करके, तो प्लांट्स को मतलब ज़िंदा रहने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे उन्हें फूड बनाना होगा, उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइट चाहिए। तो जो वीड्स होंगे वो फिर जो हमारे क्रॉप्स होंगे उनके साथ compete करेंगे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए। तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप की ग्रोथ होगी वो अफेक्ट होगी। एंड वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब जिस टाइम हम हार्वेस्टिंग करती है तो उस टाइम भी वीड्स इंटरफेयर करते हैं, और कुछ वीड्स ऐसे होती हैं जो कि पॉइजनस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। उसके बाद हम देखेंगे हम वीडिंग कैसे करते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम टिलिंग करते हैं तो उससे जो वीड्स होते हैं वो भी किल हो जाती हैं। तो पहला तो है टिलिंग के थ्रू। उसके बाद मैनुअली भी कर सकते हैं बाय यूजिंग खुरपी। उसके बाद स्प्रेइंग वीडसाइड्स को स्प्रे करके। वीडसाइड्स क्या होती है? ये वो केमिकल्स होती हैं जो वीड्स को किल करती है, बट ये क्रॉप को कोई भी डैमेज नहीं करते हैं। उसके बाद वीड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड और नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड एंड एट्राजीन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीडसाइड्स की। उसके बाद 6th है हार्वेस्टिंग। सो क्या होता है हार्वेस्टिंग? कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योर्स। क्रॉप्स को कट करना जब वो पक जाए। जब फसल पक जाती है तो उनकी कटिंग करना, उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब हार्वेस्टिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं। एक तो हम मैनुअली कर सकते हैं बाय यूजिंग सिकल, एंड सेकंड वन इज़ बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। एक मशीन होती है जिसे हार्वेस्टर बोला जाता है, तो उससे हार्वेस्टिंग की जाती है। अब जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद भी कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे कि ग्रेन्स को चैप से सेपरेट करना होता है, हस्क को सीड्स से सेपरेट करना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं देखते हैं। पहला तो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? इट इज़ सेपरेशन ऑफ चैफ फ्रॉम ग्रेन्स बाय बीटिंग क्रॉप अगेंस्ट ए स्टोन और वुडन बार। थ्रेशिंग में क्या होता है, जो मतलब क्रॉप होते हैं उन्हें बीट किया जाता है किसी वुडन बार के साथ या किसी स्टोन के साथ। उससे क्या होता है, जो चाफ होता है वो ग्रेन से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग सेपरेट्स द हस्क विच इज़ लाइटर फ्रॉम द सीड्स बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट। देखो ये मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो ये है थ्रेशिंग, यहाँ पे थ्रेशिंग कर रहा है एंड ये विनोइंग कर रहा है। थ्रेशिंग में क्या होता है, एक वुडन बार होता है और जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसे उसी के साथ बीट किया जाता है जिससे ग्रेन्स चाप से सेपरेट होती हैं। अब विनोइंग में क्या करती है, ग्रेन्स को लेते हैं एक ट्रे में। उससे क्या होता है, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही होती है उसी डायरेक्शन में उसको नीचे डालते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होती है, जो हस्क होता है, वो विंड के साथ दूर चला जाता है, और जो हैवियर पार्टिकल्स होती है यानी जो ग्रेन्स होती है वो नीचे गिर जाती है, वहीं पे रह जाते हैं। इसके बाद 7th स्टेप है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है, ग्रेन्स को फिर स्टोर करना, उसे स्टोरेज बोलते हैं। अब स्टोरेज में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ड्राई द ग्रेन्स टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। पहले स्टोरेज में क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें सुखाते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं ताकि उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। फिर उसके बाद उन ग्रेन्स को जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। अगर ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो उन्हें स्लोज एंड ग्रैनरीज में रखा जाता है। स्लोज एंड ग्रैनरीज दे आर बेसिकली द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स फॉर फूड ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल। फिर नीम लीव्स एंड अदर केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या होता है, नीम लीव्स डाले जाते हैं फिर उन ग्रेन्स के साथ, या कुछ केमिकल्स डाली जाती है ताकि वो मतलब किसी भी तरह की पेस्ट से, बैक्टीरिया से या फंगस से बच सके।
और लास्ट फिर आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, जो फार्म एनिमल्स होती है उनकी टेक केयर की जाती है, उनकी मैनेजमेंट की जाती है। किस लिए? ताकि हम उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल कर सकें, जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है, एट्सेट्रा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।